हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाली जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था जो हमारे इम्पोर्टेंट नेचुरल साइट्स थी, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जिनको दर्जा दिया गया था, नेचुरल साइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कल की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे की जो साइट्स हैं, अदर कुछ साइट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये 5वीं क्लास होगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, और इसके बाद एक और क्लास में जो हमारी पूरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोवा के चर्च के बारे में, सांची स्तूप, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में, और उसके साथ ही साथ पश्चिमी घाट, जंतर मंतर, शिवाजी टर्मिनल और आर्ट डेको शैली एवं विक्टोरियन गॉथिक शैली से रिलेटेड जो इमारतें हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है गोवा के चर्च। तो गोवा के चर्च के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें क्या है, चर्च क्या होते हैं, तो हम सभी को पता है कि चर्च जो ईसाई धर्म होता है, ईसाई धर्म का एक धार्मिक स्थान होता है, ईसाई लोगों का एक धार्मिक स्थान होता है चर्च। जैसे कि हिंदू लोगों का मंदिर, मुस्लिम लोगों का मस्जिद और सिख लोगों का गुरुद्वारा एक धार्मिक स्थान होता है, उसी प्रकार से जो क्रिश्चियन रिलीजन होता है, यानी जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, उनका एक धार्मिक स्थान होता है चर्च। तो गोवा में जो चर्च है, यानी गोवा में जो चर्च बने हुए हैं उनको ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया था 1986 में। तो 1986 में यूनेस्को ने गोवा के जो चर्च हैं, कई सारे चर्च गोवा में बने हुए हैं, तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया था। और इसका थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं गोवा का। तो गोवा क्या था, सबसे पहले जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल बनाई, यानी कैपिटल ऑफ पुर्तगीज इंडिया, यानी पुर्तगाली भारत की ये एक राजधानी हुआ करती थी गोवा। यानी पुर्तगालियों ने यहाँ पर कई सारे चर्च बनाए और यहीं पर वो रहा करते थे जो पुर्तगाली लोग थे। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने मैरिज रिलेशन बनाए, इसीलिए वो काफ़ी लंबे समय तक भारत में बने रहे। और अभी यानी 1962 में फिर पुलिस और आर्मी एक्शन के द्वारा उनको यहाँ से भगाया गया, भारत से उनको भगाया गया, नहीं तो वो 1962 तक गोवा में बने रहे जो पुर्तगाली थे। तो ये थोड़ा सा इतिहास है गोवा का, यानी यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर चर्च देखने को मिलते हैं और काफ़ी संख्या में चर्च यहाँ पर बने हुए हैं। और इसका जो पुराना नाम था, गोवा का पुराना नाम हुआ करता था गोवा वेला। तो गोवा वेला गोवा का पुराना नाम हुआ करता था। और यहाँ पर जो एक मेन आकर्षण है, यानी यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है, वो एक चर्च है जिसका नाम है बसिलिका बोन जीसस चर्च। तो ये यहाँ पर एक मुख्य चर्च है जिसमें एक जो क्रिश्चियन संत थे सेंट फ्रांसिस जेवियर, तो इनकी जो मम्मी है चांदी के ताबूत में, इनकी मम्मी इसी चर्च में रखी हुई है, इसीलिए ये ईसाइयों का धार्मिक स्थान है और ये मुख्य चर्च है गोवा की। और भी गोवा में और भी कई सारे चर्च बने हुए हैं, इसीलिए उन जो चर्च हैं उनकी श्रृंखला को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया, इसीलिए इनको नाम दिया गया गोवा के चर्च। तो गोवा में कई सारे चर्च हैं और सभी ईसाई धर्म से रिलेटेड हैं। और ये गोवा जो थी ये पुर्तगाल भारत की राजधानी हुआ करती थी, यानी पुर्तगालियों के समय ये पुर्तगाली यहीं से रूल किया करते थे, इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में हमको जो चर्च हैं वो देखने को मिलती। तो ये थी ऑल इन्फॉर्मेशन गोवा के चर्च के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी साइट्स के बारे में, जो कि है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। और जो सांची स्तूप है ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप यानी सांची एक स्थान है एमपी के रायसेन जिले में जहाँ पर कई सारे स्तूप बने हुए हैं, यानी यहाँ पर एक ही स्तूप नहीं है, कई सारे स्तूप बने हुए हैं, इसीलिए पूरी जो स्तूप है उनकी श्रृंखला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया और इन्हें सांची के स्तूप का नाम भी दिया गया। और स्तूप क्या होते हैं, तो इट इज बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी बुद्ध धर्म से रिलेटेड ये स्थान होते हैं स्तूप। और अशोक के समय में काफ़ी बड़ी मात्रा में अशोक ने जो स्तूपों का निर्माण कराया था, और ये यानी बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटेड ये स्थान होते हैं जिनको स्तूप कहा जाता है।
और ये जो सांची स्तूप है बेतवा नदी के तट पर स्थित है, यानी बेतवा नदी के आसपास ही ये जो स्तूप हैं वो सभी स्थित हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि बेतवा नदी को क्या कहा जाता है, तो बेतवा नदी को एमपी की गंगा के नाम से जाना जाता है। एमपी की गंगा के नाम से जाना जाता है किसको, बेतवा नदी को। और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं स्तूप, ये मुख्य स्तूप है सांची का मुख्य स्तूप है ये जो स्तूप आप देख रहे हैं। और 200 रुपये के नोट में 200 के रुपए के नोट में भी इसकी इमेज बनी हुई है। और हमारी इंडियन करेंसी में जितने भी नोट यानी जो नए वाले नोट आए हैं उनमें मोस्टली आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की इमेज ही देखने को मिलेगी। और जो 2000 का नोट है उसमें मंगलयान की इमेज बनी हुई है। बाकी आप देखेंगे तो 10 रुपये के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। और जो 50 रुपये का नोट आता है उसमें हम्पी के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 200 रुपये के नोट में आपको जो सांची स्तूप है वो देखने को मिलेगा। और फिर शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र ने, शुंग वंश का एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, इसने इस स्तूप को तुड़वा दिया था क्योंकि वो बुद्ध यानी बौद्ध धर्म विरोधी था पुष्यमित्र शुंग, तो इसलिए उसने इस स्तूप को तुड़वा दिया था। लेकिन फिर बाद में शासन आया अग्निमित्र का और अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण कराया, इस स्तूप का पुनर्निर्माण कराया। और इन स्तूप की श्रृंखला में जो स्तूप नंबर 2 है, यानी स्तूप संख्या जो 2 वाला स्तूप है, ये यहाँ का सांची स्तूप का सबसे बड़ा स्तूप है। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन है, स्तूप संख्या 2 जो है वो सबसे बड़ा स्तूप है सांची स्तूप में। तो आपको याद रखना है एमपी के रायसेन जिले में स्थित है सांची की स्तूप। और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और इन्हें 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगली साइट्स की ओर। और अगली साइट है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है गुजरात के पंचमहल जिले में। पंचमहल जिले में गुजरात के स्थित है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो पार्क का ये मतलब है यहाँ पर कई सारे मार्बल से कई सारे जो मंदिर हैं मस्जिद है उनका निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो कई सारे स्मारक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहीं पर पावागढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यानी गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। तो उसी के आसपास ये जो पार्क है वो बसा हुआ है, यानी पार्क नहीं है, यहाँ पर कई सारी आपको इमारतें देखने को मिल जाएंगी। लगभग 38 स्मारक यहाँ पर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस है ये। और गुजरात में स्थित है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो आपको इसके बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पर स्थित है। और इसके आसपास जो पहाड़ी यानी हिल्स एरिया है और पावागढ़ की पहाड़ियाँ इसके आसपास पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगली साइड्स की ओर जो कि है पश्चिमी घाट। देखिए जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है उस पूरे एरिया को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं इस मैप में, यानी ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ईस्टर्न घाट और ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यानी गुजरात और फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और उसके बाद केरल से तमिलनाडु। देखिए कितना बड़ा एरिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी कि 6 राज्यों में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था 2012 में। और जो पश्चिमी घाट है यानी वेस्टर्न घाट है ये हाई बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, यानी यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। और क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया है, वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। तो हाई बायोडाइवर्सिटी भी है और काफ़ी हिली रीजन है, कई सारे हिल स्टेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और मोस्टली 39 जो एरिया हैं जिनमें हमारे नेशनल पार्क शामिल हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई सारे स्थित हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं इस एरिया में। और इसे हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है इस वेस्टर्न घाट वाले एरिया को। तो काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी
ग्रीनरी है इस वाले एरिया में, इसीलिए काफ़ी बड़ी मात्रा में जैव विविधता भी हमको देखने को मिलती है। और घाट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा अरब सागर के किनारे किनारे ही ये जो पूरा वेस्टर्न घाट है वो फैला हुआ है, और 6 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, यानी 6 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एरिया है। और कई सारे आपको यहाँ पर माउंटेन मिलेंगे, कई सारे पीक मिलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे, नेशनल पार्क मिलेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वाले एरिया को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया। और इसमें अगर बात करें तो जो माउंटेन्स हैं, पर्वत, और उसके साथ अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ, और पेरियार एक जो वन्यजीव अभ्यारण्य भी है पेरियार, और उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सभी इसी वेस्टर्न घाट वाले एरिया में आते हैं। जो हमारा ऊटी हो गया, ये सभी जो हिल स्टेशन हैं वो भी इसी वेस्टर्न घाट वाले एरिया में आते हैं। तो आपको याद रखना है कब इसको शामिल किया गया था और किन किन राज्यों में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है, और इसमें कौन कौन से जो माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, वो यहाँ पर आती हैं। जो अनामलाई की पहाड़ियाँ हैं वो भी वेस्टर्न घाट वाले रीजन में ही आती हैं। और इधर आपका पड़ेगा ईस्टर्न रीजन, तो इनको हम जियोग्राफी वाली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और इंडिया के जो अदर पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो बढ़ते हैं अगली साइट्स की ओर, और अगली साइट से जंतर मंतर। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो जंतर मंतर है ये है जयपुर वाला जंतर मंतर, क्योंकि दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है, तो इसीलिए हमको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये जयपुर राजस्थान वाले जयपुर का जो जंतर मंतर है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, ना कि दिल्ली वाला जंतर मंतर। और इसे 2010 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। और जो ये जंतर मंतर है ये बनवाया था राजस्थान के एक महाराजा थे, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और ये खुद ही एक खगोल शास्त्री थे, इसीलिए इन्होंने इस जंतर मंतर का निर्माण कराया था। और ये जो जंतर मंतर है ये है क्या, तो ये बेसिकली एक खगोलीय वेधशाला है। यानी ये क्या है, ये एक खगोलीय वेधशाला है। खगोलीय वेधशाला का मतलब क्या होता है, यानी इससे यहाँ पर आपको लगभग 14 इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, 14 यंत्र मिलेंगे, जिनके द्वारा तारों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति और ग्रहण की स्थिति को पता लगाया जाता है। इन यंत्रों की सहायता से, जो यहाँ पर यंत्र रखे हुए हैं इस वेधशाला में, उसके द्वारा तारों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति और ग्रहण की स्थिति, उसके साथ ही साथ अन्य जो घटनाएं हैं, अन्य जो खगोलीय घटनाएं हैं, उनका यहाँ पर पता लगाया जाता है। देखिए खगोल शास्त्र काफ़ी उन्नत अवस्था में था उस समय भी, जब इन्होंने यानी सवाई जय सिंह ने इस का निर्माण कराया, इस वेधशाला का निर्माण कराया, जंतर मंतर का निर्माण कराया। तो यहाँ से ये खगोलीय वेधशाला है, और यहाँ से जो तारों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, साथ ही साथ जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सभी की स्थितियों का पता लगाया जाता है इन यंत्रों के माध्यम से। और ये सबसे बड़ी वेधशाला है, यानी और भी कई सारी वेधशालाओं का निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने, लेकिन ये सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर की, जो जंतर मंतर वेधशाला है। तो ये सबसे बड़ी वेधशाला है। और अगर बात करें सवाई जय सिंह की, तो इन्होंने और भी यानी 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। उनमें 5 जगह में कौन कौन शामिल है, तो जयपुर वाली जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद दिल्ली के बाद उज्जैन में, और बनारस और मथुरा में भी इन्होंने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था। बट वर्तमान समय में क्या है, ये जो उज्जैन, बनारस और मथुरा की जो वेधशालाएँ हैं, इनके अवशेष मात्र ही बचे हैं, बाकी ये सभी वेधशालाएँ डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और उन्नत अवस्था में आपको मिलेगी जयपुर की जो वेधशाला है वो, और दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो भी काफ़ी उन्नत अवस्था में है। बट सबसे बड़ी वेधशाला है वो जयपुर की वेधशाला है जंतर मंतर, और यही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, ना कि दिल्ली का जंतर मंतर। इसीलिए जंतर मंतर के नाम से काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये स्थान जयपुर में भी है और ये स्थान दिल्ली में भी है। तो देखिए आपसे वैसे तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा जिसमें दोनों ऑप्शन दिए हों, जयपुर और दिल्ली, और अगर जयपुर नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप दिल्ली को टिक करेंगे, जंतर मंतर कहाँ स्थित है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जंतर मंतर से रिलेटेड। अब देखते हैं अगली साइट्स को।
और अगली साइट्स को देखने के पहले सबसे पहले हम इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये है जयपुर वाली वेधशाला, जयपुर वेधशाला सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। ये आप देख सकते हैं, कई सारे यंत्र यहाँ पर विभिन्न विधियों से समय और ग्रह की स्थितियों का पता लगाया जाता है, ग्रहों की, तारों की और ग्रहण की स्थितियों का पता यहाँ से लगाया जाता है। तो ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है ये जो वेधशाला है जयपुर, और इसे ही नाम दिया गया है जंतर मंतर। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली साइट की ओर। अगली साइट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये क्या है? ये मुंबई का रेलवे स्टेशन है जिसको नाम दिया गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये मुंबई का रेलवे स्टेशन है और इसको शामिल किया गया था 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। किस लिए शामिल किया गया था? क्योंकि यहाँ पर पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के समय में, तो उन्होंने ही इस स्टेशन का निर्माण कराया था, यानी इस टर्मिनल का निर्माण कराया था, जो कि बना हुआ है विक्टोरियन गॉथिक शैली में बना हुआ है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? तो पहले महारानी थी विक्टोरिया, उन्हीं के नाम पर इसका नाम हुआ करता था विक्टोरिया टर्मिनस, यानी वीटी, वीटी के नाम से इसको जाना जाता था। विक्टोरिया टर्मिनस इसका पहले नाम हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, 1996 में शिवसेना ने, जो यहाँ का एक दल है, मुंबई का एक संगठन है शिवसेना, जिसकी सरकार भी इस समय मुंबई में है, उद्धव ठाकरे जो सीएम है मुंबई के इस समय, तो ये उन्हीं की पार्टी है शिवसेना। तो इसी की मांग पर इसका नाम चेंज किया गया, शिवसेना की मांग पर इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया, जो कि मराठा साम्राज्य के एक योद्धा थे, उनके नाम पर इस टर्मिनल का नाम रखा गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो आपको याद रखना, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? विक्टोरिया टर्मिनस, और बाद में फिर शिवसेना की मांग पर इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया। और अगर बात करें इसके डिजाइनर की, यानी किसने इसको डिजाइन किया था, क्योंकि ये विक्टोरियन गॉथिक शैली में बना हुआ है जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, तो इसके डिजाइनर थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। तो इनके द्वारा इस टर्मिनल को डिजाइन किया गया था जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। 2004 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, और ये है कहाँ पर? ये है मुंबई में, जिसको पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगली साइट्स की ओर, और अगली साइट से हमारी विक्टोरियन एवं आर्ट डेको शैली। तो ये कोई साइट नहीं है, बल्कि ये एक शैली है, बिल्डिंग्स यानी इमारत निर्माण की एक शैली है, विक्टोरियन शैली और आर्ट डेको शैली। यानी हम पढ़ेंगे दो शैलियों के बारे में। एक शैली है हमारी विक्टोरियन शैली, जो कि पार्ट है किसका? विक्टोरियन गॉथिक शैली का, यानी विक्टोरियन गॉथिक शैली और विक्टोरियन शैली ये एक ही चीज़ है। और जो आर्ट डेको शैली है ये एक अदर शैली है, दूसरी शैली है। तो जिस प्रकार से हमने मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में पढ़ा था, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, उसी प्रकार से अंग्रेज़ों के समय में ये शैली थी, यानी आज भी हैं ये शैलियाँ, लेकिन ये अंग्रेज इन्हीं शैलियों से जो इमारत है उनका निर्माण किया करते थे। तो इसीलिए बॉम्बे में आपको कई सारी, यानी मुंबई में कई सारी इस शैली से बनी हुई इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, और उन सभी इमारतों को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, जिन्हें नाम दिया गया है विक्टोरियन एवं आर्ट डेको शैली से निर्मित जो इमारतें हैं उनके एक समूह को, जो मुंबई में बनी हुई हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। तो हम देखेंगे सबसे पहले विक्टोरियन गॉथिक शैली के बारे में। इससे निर्मित जो इमारतें हैं उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो हम इमेज के माध्यम से भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं नाम जो उन इमारतों के जो विक्टोरियन शैली में बनी हुई हैं। तो ये इमारतें आपको मिलेंगी मुंबई में, दोनों शैलियों से निर्मित इमारतें। और बात करें अगर विक्टोरियन गॉथिक शैली में, तो अभी हमने पीछे पढ़ा जिसके बारे में, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो भी विक्टोरियन शैली में बना हुआ है। और जो मुंबई हाई कोर्ट है, यानी मुंबई हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो भी विक्टोरियन गॉथिक शैली में बनी हुई है। और जो हमने चर्च देखे थे पीछे, वो भी विक्टोरियन शैली में ही बनाए गए थे, गोवा वाले जो चर्च हमने पढ़े थे पीछे। तो कई सारी इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी। मोस्टली 125 बिल्डिंग्स
जो इन शैलियों से बनी हुई हैं मुंबई में, विक्टोरियन शैली और आर्ट डेको शैली। अब हम बात करते हैं आर्ट डेको शैली की। तो जो मरीन ड्राइव वाला एरिया है, मरीन ड्राइव वाला एरिया है, उसके आसपास जो आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी वो सभी आर्ट डेको शैली से बनाई गई हैं। अभी हम इमेज के माध्यम से देखेंगे आर्ट डेको शैली किस प्रकार से होती है और विक्टोरियन शैली किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो इन शैलियों से बनाई गई हैं। तो आर्ट डेको शैली जो ओवल मैदान है, यानी ये क्रिकेट मैदान है, ओवल मैदान, वो भी आर्ट डेको शैली से बना हुआ है। और उसके साथ ही साथ इरोज सिनेमा, इसकी जो बिल्डिंग्स है वो भी आर्ट डेको शैली में बनी हुई है। और मरीन ड्राइव के आसपास वाला एरिया वो भी सभी आर्ट डेको शैली की इमारतें। तो अब इनको फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं कौन कौन सी इमारतें। तो ये देखिए, ये है आपकी विक्टोरियन गॉथिक शैली। और विक्टोरियन में काफ़ी सारी शैलियाँ आपको मिलेंगी, अलग अलग उनके नए वर्जन भी आए हैं, तो उनके बारे में भी हम अलग क्लास में देखेंगे। वैसे यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि विक्टोरियन गॉथिक शैली और आर्ट डेको शैली जिनसे इमारतों का निर्माण किया गया। तो ये एक क्लॉक टावर है मुंबई में जो कि विक्टोरियन गॉथिक शैली से बना हुआ है। और आर्ट डेको शैली देखिए इस प्रकार से होती है, इधर और फिर इतना ही इधर, और बीच में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है आर्ट डेको शैली का। तो ये है आर्ट डेको शैली की इमारतें। और इधर आपको मिलेंगी विक्टोरियन गॉथिक शैली। यहाँ पर काफ़ी जो, यानी आपको एक हाई पीक टाइप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा विक्टोरियन गॉथिक शैली में। और ये आर्ट डेको शैली होती है जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो ये आर्ट डेको शैली हो गई और ये आपकी विक्टोरियन गॉथिक शैली। तो ये बिल्डिंग्स निर्माण की शैलियाँ हैं जो जिस प्रकार से मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, उसी प्रकार से ये भी इमारत निर्माण करने की शैलियाँ हैं जिनसे निर्मित इमारतें आपको मुंबई में देखने को मिलेंगी। तो ये ऑल ओवर हमारा टॉपिक था आज का, यानी हमने कई सारी बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा और उसके साथ ही साथ जो हमारी अन्य साइट्स थी उनके बारे में भी पढ़ा। और हमारी मोस्टली 7 या 8 जो साइट्स हैं वो बची हुई हैं, तो हम एक क्लास में उन साइट्स को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। और बात है जो करंट अफेयर्स वाली क्लास की, तो वो आपको क्लास मंथ के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको जो मार्च मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो 2 पार्ट में आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी कल की क्लास में, जब हम इस बची हुई जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारे अदर टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।